नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की अभी तक की खबरें। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। कानपुर की गलियों से निकलकर देश दुनिया को ठहाके लगाने वाले राजू श्रीवास्तव का अलविदा। 41 दिनों बाद हारे जिंदगी की जंग। गुजरात विधानसभा के सत्र में विधायकों का जमकर हंगामा, 10 कांग्रेस विधायक सस्पेंड। और वडोदरा में पशु मालिकों की हड़ताल, कहीं बनी खीर तो कहीं दूध को तालाब में बहाया। 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद लगातार 41 दिनों से दिल्ली के एम्स में इलाज ले रहे राजू श्रीवास्तव ने आखिरकार आज अपनी आखिरी सांस लेते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। वे 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद से एम्स में भर्ती थे। राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे। उन्हें उस समय कार्डियक अरेस्ट आया था जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्मी जगत की हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 सितंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उनका नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत ही शौक था। राजू को कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहचान मिली थी। इस शो से मिली सक्सेस के बाद राजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजू श्रीवास्तव ने 1993 में शिखा श्रीवास्तव से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं। राजू श्रीवास्तव ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। उन्हें 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। पीएम मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में नामांकित किया था। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता को लेकर विभिन्न शहरों में चलाए गए अभियानों में भी हिस्सा लिया। राजू श्रीवास्तव को 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। राजू श्रीवास्तव अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखते थे। राजू जिम और वर्कआउट को मिस नहीं करते थे। वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे और हमेशा फैंस को हंसाना ही उनका मकसद होता था। उनके इंस्टा अकाउंट पर कई फनी और मजेदार वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। राजू श्रीवास्तव अब इन्हीं कॉमिक वीडियोस के जरिए फैंस की यादों में बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मुझे आज थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि मैं शो को शुरू कैसे करूं। क्या स्माइल के साथ करूं या दुख के साथ करूं, क्योंकि सबको हंसाने वाले आज सबको रुला कर चले गए हैं। पिछले 40 दिनों से हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। पूरा देश दुआ कर रहा है कि राजू श्रीवास्तव को कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे बीमारों को उन्होंने ठीक किया है, जिनकी कॉमेडी देख देख कर हम कितनी भी सैड मूड में होते थे हमेशा खुलकर हंस पड़ते थे। हमारा मूड अच्छा हो जाता था। कई बीमार लोग थे, कई डिप्रेस लोग थे, जिनको राजू श्रीवास्तव ने उस फेज में से बाहर निकाला। लेकिन जो फेज उनकी जिंदगी में आया पिछले 40 दिनों पहले, 10 अगस्त को उन्हें जिम में एक्सरसाइज करते वक्त कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो कार्डियक अरेस्ट के बाद 40 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे। पूरे देश ने दुआएं की। पूरा देश यही सोचता रहा कि राजू श्रीवास्तव कभी हार नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती है। आज आखिरकार वो खबर आई जिसने सारे देशवासियों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि सबके दिल में राजू श्रीवास्तव की एक अलग जगह है। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन आए और अपनी अपनी जगह बनाकर रखी हुई है आज भी, लेकिन राजू श्रीवास्तव शायद शुरुआती दौर में आए थे और इसलिए आज तक कोई उन्हें भुला नहीं पाया है। राजू श्रीवास्तव द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2005 से शुरुआत हुई थी और अब तक अलग अलग शोज, हजारों शोज किए, फिल्में की उन्होंने, टीवी सीरियल्स, बहुत सारी चीजें की और मकसद सिर्फ एक रहा, लोगों को हंसाना। हर बात में उनकी हंसी, खुद की ही कॉमेडी पर, खुद के ही जोक पर राजू श्रीवास्तव जिस तरह हंसते थे कि अगर आपको जोक पर हंसी नहीं आई तो उनकी हंसी पर जरूर हंसी आती। तो ये उनकी खासियत थी। और आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तब वडोदरा के 2 स्टैंड अप कॉमेडियन जो बहुत नजदीक रहे राजू श्रीवास्तव के, हमारे साथ है। मेरे साथ है पराग कंसारा जी। पराग जी, बहुत बहुत स्वागत है।
और मेरे साथ है नीरव मेहता जी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2005 में जब उसी में राजू श्रीवास्तव थे, तब ये दोनों भी कंटेस्टेंट थे और तब से अब तक काफी बार मिलना जुलना और काफी शोज में साथ काम किया है। और जब हमारे दिल के राजू श्रीवास्तव इतने करीब है तो मैं ये तो नहीं पूछ सकती कि आपके दिल के कितने करीब थे, लेकिन राजू जी क्या थे आपके लिए? पराग जी, राजू भाई ग्रेट मैन, और मैं उनके लिए बोलूँगा कि उनके पास बहुत कुछ सीखने को मिलता था और सिखाते थे और बहुत ही बढ़िया बातें करते थे, कभी थकते नहीं थे। कितने भी हम साथ में बहुत सारे शोज किए उनके साथ। जब शो ख़त्म करके हम होटल में वापस जाते रात को 11 बजे 12 बजे खाना वाना खा के, फिर बोलते आ जाओ मेरे रूम में, और उनके रूम में बैठ के फिर वहाँ दूसरी महफिल शुरू हो जाती, जॉक्स आइटम ये वो करके वो 3-4 बजा देते थे, थकते नहीं थे बिल्कुल। और इतने एनर्जी वाले इंसान थे वो, मतलब बहुत बुरा हुआ। राजू भाई तो नहीं जाने चाहिए थे। बहुत वक्त से सोशल मीडिया पर सारे कॉमेडियंस जो हैं, जो हमें हंसाते हैं, दुखी होकर हमेशा दुआ कर रहे हैं कि राजू भाई आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन किसी की नहीं चली आज। नीरव जी, आपकी क्या याद है, पहली बार कब मुलाकात हुई थी और वो जो पहली मुलाकात थी वो कैसी थी? बहुत दुख की बात है कि राजू जी का आज सुबह में ये न्यूज़ पड़ा। हालांकि वो पिछले 40 दिन से वो संघर्ष कर रहे थे। हमारी पहली मुलाकात मैं और पराग जी दोनों साथ में थे 2005 में, जब हम लाफ्टर चैलेंज करने बॉम्बे गए तो वहाँ पर एक होटल में हम लोग ठहरे थे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, राजू जी पहले इसमें हिस्सा नहीं लेने वाले थे। अच्छा। उन्होंने मना कर दिया था कि भाई, और वो सही बात थी क्योंकि हम लोग वो जानते थे कि उस वक्त भी उनका एक लेवल ऐसा था कि कंपटीशन में वेल एस्टैब्लिश्ड और हर जगह हिंदुस्तान के बाहर शो करते थे जी। तो उन्होंने पहले ऐसा किया कि भाई मैं एज ए पार्टिसिपेंट नहीं आऊंगा। फिर बहुत रिक्वेस्ट किया प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने कि नहीं आप आओगे तो टीम थोड़ी और बेहतर बनेगी, और उसके बाद वो कन्विंस हुए। और मुझे आज भी पराग जी याद है, हम लोग होटल में थे, वो शो करके रात को सीधे आए थे वहां पर, हमारे साथ बैठे थे, और वहां हमारे डिनर था, जॉनी लीवर जी भी आए थे, राजू श्रीवास्तव भी आए थे, और हम लोगों ने साथ में सब डिनर किया और हर एक आर्टिस्ट ने थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया। ये हमारी दोनों की, मेरी ख्याल से ये पहली मुलाकात थी उनकी। गुजरात विधानसभा के सत्र में हंगामा करने वाले कांग्रेस के 10 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। गुजरात में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। इसी बीच गुजरात विधानसभा में 2 दिन के मॉनसून सत्र का आयोजन किया गया है। इस सत्र में कांग्रेस विधायकों ने सुबह से ही सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के विधायक हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध करते हुए देखने मिले। इन विधायकों ने सरकारी कर्मचारियों के साधना समिति के नागरिकों को आ रही दिक्कतों पर सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा में विरोध करने वाले जिग्नेश मेवानी, कानू बारैया, गनी ठाकुर, प्रताप दुधाट, विजय भाई, अमरीश अडेर, बाबू वाजा, पूना गामित, चंदनजी ठाकुर और नौशाद सोलंकी को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे गुजरात राज्य में आज पशुपालकों द्वारा हड़ताल कर सरकार के पशु नियंत्रण एक्ट का विरोध किया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर के ढांगध्रा में मालधारी समाज द्वारा आवारा पशुओं को लेकर बनाए गए कानून का विरोध किया गया। पूरे गुजरात में आज मालधारी समाज द्वारा एक दिन दूध बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें जुड़ते हुए ढांगध्रा के मालधारी समाज ने दूध के साथ एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। पशु मालिकों ने ये दूध अस्पताल के मरीजों, छात्रों और जरूरतमंद लोगों में निःशुल्क बांट दिया और सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आज रोज अमे मच्छोमाना मंदिरे सर्व मालधारी भाईओ भेगा थया छीए अने दूधનું वितरण संपूर्णपणे बंद राखेल छे, जे अमारा धर्मगुरुए आह्वान करेल छे। आह्वान करवानुं कारण ए के जे गाऊ माता माटे जे काळो कायदो सरकारश्री लावेल छे ए परत खेंचवो अने संपूर्ण रीते में शांतिपूर्ण एनो विरोध करीए छीए अने आंदोलन करीए छीए। जो आवनार समयमां ए कायदो रद्द नहीं करे तो आनेथी पण वधारे उग्र आंदोलन में शांतिपूर्ण करशुं। अंदाजे अमारे धांगध्रा सिटी पूरतुं लगभग 40 થી 50 हज़ार लीटर दूध આજે અમે સ્વૈચ્છિક બંધ પાડેલ છે। નામ બુટાભાઈ છે। આ દૂધનું વિતરણ અમે બંધ આજ કર્યું છે, ગ્રાહકોને બધાને બંધ કર્યું છે, ડેરીમાં ભરવાનું બંધ છે। આ ગાયોના ડબ્બામાં પૂરવાના તરફથી એ અમે કાયદો હટાવો એ હિસાબે અમે બંધ કર્યું છે। બોલો દ્વારકાધીશ કી જય, કારિયા ઠાકરની જય, બોલો મચ્છો માતની જય। કાયદો બંધ કરો, કાયદો બંધ કરો, કાયદો બંધ કરો।
सुरेंद्रनगर के लखतर में मालधारी समाज के युवाओं ने हाथों में दूध की थैलियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा लाए गए पशु नियंत्रण कानून का विरोध करने के लिए पशु मालिकों ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शित किया। पशुपालन नियंत्रण नो कायदो दूर करो, दूर करो, दूर करो। पशुपालन नियंत्रण कायदो दूर करो, दूर करो। गुजरात के अरावली जिले में भी मालधारी समाज द्वारा दूध बंद ऐलान में जुड़ते हुए अपनी मांगों को सरकार समक्ष रखा गया। पशु मालिकों ने अपना दूध डेयरी में भरने के बजाय एकत्रित कर 500 लीटर से ज्यादा दूध की खीर बनाकर सरकारी स्कूल के छात्रों को बांटकर विरोध प्रदर्शित किया। आज रोज तारीख 21 रोज अमरा गुरुगादी श्री दुधरेज थी कनीराम बापुए आज दूध बंधનું એલાન આપ્યું હતું। એના સમર્થનમાં અમારા બોરમઠ ગામના સમસ્ત માલધારી સમાજ દ્વારા 500 થી 700 લીટર दूध એકત્ર કરીને ગામની પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને તથા આજુબાજુમાં ગરીબોને વિતરણ કરીને આજ અમે दूध બંધના એલાનને સમર્થન કરીએ છીએ। ગત તારીખ 18 તારીખના રોજ શેરથા ખાતે માલધારી સમાજનું એક મહાસંમેલન મળ્યું હતું। માત્ર સામાજિક કોઈ રાજકીય સંગઠન નહીં પણ સામાજિક એકતા અને એકતા માટેનું ધર્મગુરુના આહવાનથી દૂધરેજ સ્થિત અમારું વડવાળા મંદિરના ધર્મગુરુએ આદેશ કર્યો હતો કે આવતી 21 તારીખે સમગ્ર માલધારી સમાજે એકતાનું પ્રતીક એવું દૂધનું બંધનું એલાન કરવાનું છે અને અણુજા પાડવાના છે। કોઈ પણ જાતનો દૂધનો વેપાર કરવો નહીં। તમામ દૂધ ઘરે રાખીને ઘરેને મેળવી દેવું, કાં તો વધારે હોય તો એને વેચી દેવું અને આ રીતે દૂધનો બંધનો એલાન પાડવાનો છે। અને સરકારશ્રીને ખાસ દાખલો બેસાડવાનો છે કે ગાયો માટેનો જે કાળો કાયદો લાવવામાં આવ્યો છે કાયદો દૂર થાય અને ગૌ હત્યા પ્રતિબંધ આવે, ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા તરીકે જાહેર કરવામાં આવે। આવા 18 માગણી છે અમારી। એ માગણી સંપૂર્ણપણે સરકાર અમલ કરે। गुजरात राज्य सरकार द्वारा पशुओं को पकड़ने में दिखाई जा रही सख्ती के विरोध में वडोदरा के मालधारी समाज के लोगों ने दूध को दंतेश्वर तालाब में बहा दिया। गुजरात में आज पशुओं को पकड़ने मामले मालधारी समाज के लोग हड़ताल पर है और आज मालधारी समाज के लोगों ने डेयरी में दूध नहीं पहुंचाया है। इस आंदोलन का समर्थन करते हुए वडोदरा के मालधारी समाज ने वडोदरा के दंतेश्वर में बरोड़ा डेयरी में दूध नहीं भरवाकर दूध दंतेश्वर तालाब में बहा दिया और गौमाता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आवारा पशुओं को पकड़ने पर राज्य सरकार ने पिछले दिनों सख्ती दिखाई थी। उसके बाद राज्य सरकार ने इस पर नरमी भी बरती है। उसके बावजूद मालधारी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल पर उतरे हुए हैं और आज सरेआम उन्होंने दूध डेयरी में न भरवाकर तालाब में बहाकर इस मामले विरोध प्रदर्शित किया। સમગ્ર ગુજરાતના માલધારી સમાજ પર આજે ગાય પર જે કાળો કાયદો સરકારે અમલ કરેલ છે એને રદ કરવા વિનંતી અરજી કરવા માટે આજે તારીખ 21 અમે દૂધનું બંધ એલાન રાખી અને સમગ્ર સમાજને કહેવા માગીએ છીએ કે અમારી ગાય માતા પર જે કાળો કાયદો કેર કર્યો છે એના માટે અમે આજે આ આંદોલનનો અમલ પર છે। આજે અમે ગાયનું દૂધ લઈ અને ગાયના દૂધને ગાય માતાના કાળા કાયદા હટાવવા માટે દૂધનું તળાવમાં પાણીની અંદર વિસર્જન કર્યું છે। આજ રોજ અમારે માલધારી સમાજ દ્વારા ગાયો ઉપર જે કાળો કાયદો જે લાયેલા છે સરકારશ્રી એના માટે અમે વિરોધમાં ઉતરેલા છે। આજે દંતેશ્વરની ટોટલી ટીમ અમારી ભેગી થઈ અને અમે આ વિરોધને એક પેલે સમર્થન આપીએ છીએ અને જે કંઈ દૂધ હતું દંતેશ્વર તળાવની અંદર અમે અર્પણ કરેલું છે। એટલે સરકારશ્રીને ખબર પડે કે આ એક દિવસનો કાયદો જે લાયેલા છે અમે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજનું દૂધનું બંધનું એલાન છે। આજે અમારા કાયદાની અમારી જે માંગ છે એ સ્વીકારવામાં નહીં આવે। અમે આગળમાં અમે ભવિષ્યમાં ગાંધીનગર સુધી અમે આ આંદોलन લઈને જઈશું। पशु मालिकों की हड़ताल के चलते आज वडोदरा में लोगों को दूध की किल्लत आई, जिसके चलते लोगों को दूध लेने के लिए बरोड़ा डेयरी तक जाना पड़ा। गुजरात भर में आवारा पशु लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए खास योजना और कानून बनाया है, जिसका पशुपालक आज पूरे गुजरात में विरोध कर रहे हैं। पशुपालकों ने आज डेयरी में दूध नहीं भरवाया है। वडोदरा के मकरपुरा में बरोड़ा डेयरी है। यहाँ कल शाम से ही पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में आज दूध पाने में लोगों को किल्लत आ रही है। कई लोग दूध लेने के लिए बरोड़ा डेयरी के सेंटर तक पहुंच गए और दूध नहीं मिलने की वजह से इस दुकान से उस दुकान घूमते हुए नजर आए और आखिरकार बरोड़ा डेयरी के सेंटर पर उन्हें दूध मिला। दूध लेने यहाँ आना पड़ा, क्या खास वजह? क्योंकि वहाँ पे दूध की गाड़ियाँ नहीं है, इसके लिए बोल रहे कि स्ट्राइक है। कितनी तकलीफ पड़ती है दूध जब नहीं मिलता?
तकलीफ तो पड़ती ही है ना, क्योंकि लोकल एरिया से बाहर निकल के यहाँ तक आना पड़ता है। क्यों आना पड़ा? दूध वाला आया नहीं इसलिए घर पे घर पे नहीं आते कितनी तकलीफ पड़ती है? घर पे तो तकलीफ होती है, दुनिया दूध तो जरूरत है ही। आज सब बंद है इसलिए। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और वीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें, जिसका सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। RRR और द कश्मीर फाइल्स जैसी बिग बजट हिंदी मूवीज को पछाड़ देते हुए गुजराती मूवी छेल्लो शो ने ऑस्कर 2023 में बाजी मारी है। ऑस्कर 2023 के लिए भारत की तरफ से फिल्म छेल्लो शो लास्ट फिल्म शो को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये एक गुजराती मूवी है जिसे गुजरात के अमरेली के पान नलिन ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म की पूरी कहानी गांव के एक बच्चे पर बुनी गई है। 110 मिनट की फिल्म छेल्लो शो की ऑस्कर में एंट्री से सारे प्रेडिक्टर्स शॉक में हैं, क्योंकि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि ऑस्कर के लिए RRR या द कश्मीर फाइल्स को नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 20 सितंबर को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की तरफ से छेल्लो शो को भेजे जाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। फिल्म छेल्लो शो के डायरेक्टर पान नलिन ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। डायरेक्टर ने लिखा, ये किसी सपने की तरह है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और FFI जूरी मेंबर्स को धन्यवाद। छेल्लो शो पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। मैं अब फिर से सांस ले सकता हूं और सिनेमा पर विश्वास कर सकता हूं जो लोगों को एंटरटेन और इंस्पायर करता है। छेल्लो शो लास्ट फिल्म शो गांव के एक छोटे बच्चे समय की कहानी है जिसे फिल्मों से प्यार होता है। गुजरात के छलाला गांव में बच्चा फिल्म देखने के लिए प्रोजेक्शन रूम में एक सिनेमा प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की मदद से पहुंचता है और कई फिल्में देखता है। फिल्में देखते हुए उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। फिल्म में सिंगल स्क्रीन सिनेमा कल्चर को बखूबी दिखाया गया है। छेल्लो शो फिल्म के डायरेक्टर और लेखक पान नलिन की सेमी ऑटोबायोग्राफी है। दरअसल पान नलिन खुद भी सौराष्ट्र के एक गांव में पले बड़े हैं और उन्हें फिल्मों से बेहद प्यार था। फिल्म की शूटिंग मार्च 2020 में पूरी हुई थी, जिसके ठीक बाद देश भर में लॉकडाउन आ गया। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम कोरोना महामारी के दौरान पूरा किया गया था। ऑस्कर नॉमिनेशन की रेस में कई बड़ी फिल्में आगे थी, जिनमें SS राजामौली की RRR, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फहद फाजिल की फिल्म मलन कुंजू और साउथ एक्टर नानी की फिल्म श्याम सिंघा रॉय शामिल थी। हालांकि जूरी ने ऑस्कर के लिए ऑफिशियल नॉमिनेशन के लिए छेल्लो शो को चुना, जिसका अंग्रेजी नाम लास्ट फिल्म शो है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 6 दिवसीय दौरे पर आज गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात की जनता को संदेश दिया। गुजरात में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गहमागहमी बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना पूरा जोर गुजरात के विधानसभा चुनाव में लगा दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोनों ही लगातार गुजरात में बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल कभी टाउन हॉल में लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया रैली और यात्राएं कर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। पार्टी इस बार के चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए भी तैयारी कर रही है। आज गुजरात आया हूं और पिछले कुछ महीनों से गुजरात के लोगों ने जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सम्मान अरविंद केजरीवाल जी को दिया है, आम आदमी पार्टी की राजनीति को दिया है, उससे बहुत उम्मीद बढ़ी है कि गुजरात में भी स्कूल के अच्छे काम हो सकते हैं, अस्पताल के अच्छे काम हो सकते हैं, महंगाई से लड़ा जा सकता है, रोज़गार के काम हो सकते हैं। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सिर्फ जुमले दिए, कुछ किया नहीं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके लिए सरकारी स्कूल अच्छे बने, उनके लिए सरकारी अस्पताल अच्छे बने, उनकी बिजली महंगी हो गई है बहुत, उसको दाम नीचे आए, रोज़गार मिले। तो आज से मैं यात्रा निकाल रहा हूँ गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाके। अब भारतीय जनता पार्टी को ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि 27 साल से उन्होंने उन कामों में से एक भी काम नहीं किया जो जनता चाहती है। अब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लोग यकीन करने लगे हैं और काम देख के कि दिल्ली में हो गया, पंजाब में हो गया, तो गुजरात में भी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, तो बीजेपी का बौखलाना, बीजेपी का दुखी होना स्वाभाविक है। मनीष सिसोदिया अहमदाबाद के मशहूर गांधी आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने गांधी आश्रम को देखने का लाभ लिया, साथ ही चरखा चलाकर सूत भी बनाया। उन्होंने गांधी आश्रम देखने की खुशी भी जाहिर की।
जब भी यहाँ आता हूँ तो सौभाग्य मानता हूँ कि यहाँ आकर हमें समाज के लिए कुछ ईमानदारी से करने की आता है कि त्याग और बलिदान उसके लिए बहुत ज़रूरी है अगर कोई बदलाव करना है तो। आज मैं अभी एक बार फिर से वॉक कर रहा था, यहाँ गांधी जी के कमरे में गया, बाप के कमरे में गया, उनकी रसोई में गया और म्यूजियम की तरफ गया। वहाँ पूरा जीवन दर्शाया गया है। हर जगह जाके मुझे लग रहा था कि गांधी जी उपस्थित हैं और हर जगह मुझे लग रहा था कि गांधी जी प्रेरणा दे रहे हैं कि आज भी देश में छुआछूत के लिए बहुत कुछ करना है। आज भी देश में शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए बहुत कुछ करना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले राजू भैया कानपुर के देहाती गलियों से निकलकर देश भर में लोगों को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव बने, जिनके जाने से कानपुर की गलियां सूनी पड़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से परिवार में राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ था। बचपन से ही लोगों को हंसाने का शौक रखने वाले राजू श्रीवास्तव ने यहीं से मुंबई का रुख किया और फिर वे देश दुनिया पर छा गए। आज उनके चले जाने से उनके साथ हरदम रहने वाले दोस्त अनु अवस्थी एक बड़ी क्षति महसूस कर रहे हैं। राजू भैया का ज़्यादा कानपुर के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जो किसी भी तरह से पूरी नहीं करी जा सकती। राजू भैया ने जो कोर्स किया था उसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो अपने आप अंदर से निकलती है। राजू भैया ने कानपुर की एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक चबूतरा छाना, उसके बाद इतने बड़े कॉमेडियन बने। इसमें वो नहीं है कि आप अपने लड़के को भेज दो कहीं और कोई उसको कॉमेडियन बना दे, हमारे पास कोई आबे मौका इतना लाइक कर दे कि वो सबका हंसाए लगे। ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ थी उनके पास, इसीलिए शायद भगवान को थोड़ा घमंड हो गया कि हमारी चीज़ का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना मशहूर होते चले जा रहे हैं, तो इनको बुला लिया जाए। इतनी मतलब अमिताभ बच्चन जी के लिए इतनी पूजा अर्चना और वो सब हवन नहीं हुए थे जितने राजू भैया के लिए हुए। हर गरीब आदमी, हर अमीर आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने देवी देवताओं से पूजा अर्चना कर रहे थे। उसके बाद भी हम लोग राजू भैया को नहीं बचा पाए। बहुत हम लोगों के लिए दुख की बात है और बड़ी कच्ची गृहस्थी है। जो आयुष्मान और अंतरा उनके बच्चे हैं, वो दुनियादारी से दूर रहने वाले बच्चे हैं, राजू भैया के ग्लैमर में कभी नहीं रहे। जो शिखा भाभी हैं, राजू भैया जहाँ ले जाते थे वहीं जाती थी, कहीं अपनी तरफ से कभी नहीं गई। और इतनी कच्ची गृहस्थी, इतने मशहूर आदमी की इतनी कच्ची गृहस्थी कोई सोच नहीं सकता। भगवान ने बहुत गलत किया। लोग कहते हैं भगवान गलत नहीं करता, लेकिन अगर ये गलत नहीं किया तो भगवान ने किया क्या है। वडोदरा में कई इलाकों में सरकारी आवास योजनाओं के नाम पर आधे अधूरे घर बनाकर रख दिए गए हैं, जिसमें सरकार का पैसा भी अटका है और गरीबों को घर भी नहीं मिल रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में आवास देने के नाम पर कई इलाकों में गरीबों की बस्ती उजाड़ी गई थी और वहां प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घर बनाए जा रहे हैं। वडोदरा के आजवा रोड पर सयाजीपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 1972 घर बनाकर तैयार है, लेकिन ये घर आधे अधूरे है। ये मकान बनाने का काम एमनी ओमनी बिल्डर्स को 2014 में दिया गया था। 3-4 साल तक का काम पूरा नहीं होने से एमनी ओमनी को हटाकर गुरु कृपा एंटरप्राइज कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया गया, लेकिन गुरु कृपा को भी कॉरपोरेशन ने पूरे पैसे नहीं चुकाए हैं। ऐसे में कंपनी ने आधे में ही काम बंद कर दिया। कई साल बीत जाने के बावजूद ये मकान आधे अधूरे ही पड़े हैं। यहाँ से जिन गरीबों की बस्ती हटाई गई थी उन्हें ना किराया मिल रहा है और ना ही नया घर। ऐसे में अच्छे घर का सपना देखने वाला गरीब इंसान अब दर दर भटक रहा है। 2014 से 2022 तक आज तक जो काम 3 साल की मुद्दत थी, वो काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। उसके लिए हमने आइंदा लास्ट टाइम मैं काउंसिलर था तब सभा में भी बोला था, लेकिन आज तक यही अधिकारी, यही वडोदरा महानगर के पालिका के वहीवटी तंत्र और शासक पक्ष दोनों की नींद नहीं उड़ रही है।
और गरीब लोग को मकान नहीं मिल रहे। ऐसे में संजय नगर का 1980 मकान अभी तक नहीं बना है, वो 2016-17 में टूट गया है। उसका भी मकान, एक भी मकान नहीं बना है, उसमें किसी को भी अभी कोई किराया भी नहीं दिया है। ये लोग अंधेरी नगरी और गंडू राजा जैसा काम कर रहे हैं। किसी को बजट में सिर्फ दिखाने का आंकड़े हैं कि 3600 करोड़ 3800 करोड़, लेकिन ऑन पेपर दिखाने का ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं है। वहीवटी तंत्र और शासक पक्ष दोनों मिल के कई भूले कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे बड़ौदा शहर के लोग को पता चले कि ये वहीवटी तंत्र और भाजपा सरकार संपूर्णपणे वहीवट शासक पक्ष फेल हुआ है और वहीवटी तंत्र जो बोलता है वही काम कर रहे हैं, वहीवटी तंत्र के हिसाब से चल रहा है, लेकिन शासक पक्ष सिर्फ वहीवटी तंत्र पे डिपेंडेंट होके ही काम कर रहे हैं। ये मेरा मानना है। और जो काम अभी रुका है, मैं मेयर और अपना कमिश्नर और चेयरमैन को अपील कर रहा हूँ कि तुरंत वो काम चालू करे। गुजरात में आज पशु मालिकों की हड़ताल है, जिसे वडोदरा के पशु मालिकों ने भी समर्थन दिया है। गुजरात सरकार ने आवारा पशुओं पर लगाम कसने के लिए पशु नियंत्रण एक्ट पारित किया है, जिसका पूरे गुजरात में आज विरोध हो रहा है। वडोदरा के मालधारी समाज ने भी आज इस हड़ताल में जुड़ते हुए एक मीटिंग कर मामले पर सरकार का विरोध किया। आगामी दिनों में जो शेरथा मुकाम पे हमारी महासम्मेलन हुई थी, वहाँ पे हमारे गुरु गादी के पूर्ण कणीराम बापू जिन्होंने एक आह्वान किया था कि 21 तारीख को संपूर्ण दूध वो बंद रहेगा। पूरे गुजरात में मालधारी समाज दूध का व्यापार नहीं करेंगे, ना कोई संस्था, ना कोई डेयरी, अन्य कोई संस्थाओं पे दूध बेचना संपूर्ण बंद कर देंगे। पूरे गुजरात में दूध मिलेगा, पर आपको जो पाउडर का दूध जो बनावटी आता है वही मिलेगा, प्योर दूध पूरे गुजरात को नहीं मिलेगा। वडोदरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागरिकों के हित में निःशुल्क हेमोग्लोबिन चेकअप कैंप आयोजित किया गया। वडोदरा के वार्ड नंबर 7 के कारेली बाग में श्री कृष्ण हिंदी विद्यालय है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा वडोदरा महानगर डॉक्टर सेल और महिला मोर्चा के सहयोग से फ्री हेमोग्लोबिन चेकअप कैंप आयोजित किया गया। ये आयोजन आज पूरे गुजरात में 40 से ज्यादा स्कूलों में 13 से 18 साल की बच्चियों में हेमोग्लोबिन चेकअप के लिए आयोजित किया गया और जरूरत पड़ने पर उन्हें निःशुल्क दवाई का वितरण भी किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर मितेश शाह की उपस्थिति रही। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की 17 सितंबर की जो जन्म तारीख थी, इनके उपलक्ष्य में 15 दिन के लिए पूरे बड़ौदा शहर में, पूरे गुजरात राज्य में सेवा पखवाड़िया के तहत इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। डॉक्टर सेल और महिला मोर्चा के संयुक्त प्रयास से पूरे गुजरात में 75,000 यानी 75,000 लड़कियां जिनकी आयु 13 साल से 18 साल है, इनका हीमोग्लोबिन चेकअप कैंप का आयोजन हुआ है। बड़ौदा शहर में श्री कृष्ण हिंदी विद्यालय पे यहाँ पे ये कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया है। आज हमने पूरे समग्र गुजरात में 579 मंडल और टोटल 750 जगहों पे हीमोग्लोबिन चेकअप, फ्री हीमोग्लोबिन चेकअप का कैंप किया हुआ है। ये कैंप का बेसिक हेतु ऐसा था कि प्रधानमंत्री जी की वर्षगांठ के पखवाड़े के बेस पे, सेवा के प्रवृत्ति के बेस पे यह कैंप हमने किया था। वडोदरा की एसपीएच संस्था द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नवरात्रि महोत्सव में दिव्यांगों के लिए विशेष आयोजन और व्यवस्था किए जाने की मांग की गई है। नवरात्रि महोत्सव 2 सालों के बाद उत्साह के साथ मनाए जाने की तैयारियां हो रही हैं। वडोदरा शहर में जगह जगह गरबा ग्राउंड तैयार हो रहे हैं और गरबा में घूमने के लिए गरबा प्रेमी भी काफी उत्सुक है। वडोदरा में दिव्यांगों के लिए नवरात्रि के दौरान खास सुविधा किए जाने की मांग वडोदरा में दिव्यांगों के लिए कई सालों से कार्यरत सोसाइटी फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड संस्था के फाउंडर ट्रस्टी नरेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की है, जिसमें दिव्यांगों के लिए गरबा खेलने और देखने की विशेष व्यवस्था किए जाने की मांग की गई है। जो हैंडीकैप व्यक्ति है वो भी एक समाज के एक अंगी है। सब लोगों को ये नवरात्रि उत्सव में आनंद मिलता है, तो ये दिव्यांग व्यक्तियों को भी आनंद मिलना चाहिए। कहीं कहीं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नवरात्रि महोत्सव का एक दिन का आयोजन होता है, मगर ये जो बड़े जो नवरात्रि उत्सव होते हैं उसमें हैंडीकैप वहाँ आराम से जा सके और उनके लिए अच्छी तरह से बैठने की व्यवस्था हो, ऐसा आयोजन
जो आयोजक है उनको करना चाहिए। इसीलिए मैंने जो बड़े गरबे वाले हैं उन लोगों को मैंने लेटर भी भेजा है और सीएम अपने जो भूपेंद्र पटेल साहब है गुजरात के, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो गुजरात के महोत्सव में बड़ौदा में जो उत्सव हो रहा है नवरात्रि का, वहाँ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये आयोजन होना चाहिए। इसमें क्या है कि जहाँ एंट्रेंस है वहाँ एक ही आदमी जा सकता है, तो ये हैंडीकैप व्हीलचेयर लेके अंदर नहीं जा सकता या तो फिर क्रचिज लेके नहीं जा सकता है, तो उनके लिए स्पेशल एंट्रेंस बनाना चाहिए 3 फुट का, और वहाँ लोगो लगाना चाहिए, यहाँ से हैंडीकैप एंट्री हो सकेंगे। दूसरी बात, जो गरबे आयोजक होते हैं उन लोगों को एंट्री के पास उनका पार्किंग भी होना चाहिए, क्योंकि दूर तक वो जा नहीं सकते। तो ये भी मैंने रिक्वेस्ट की है इन जो यूनाइटेड वे है, यहाँ राजमहल में हो रहा है, वहाँ सभी जगह मैंने रिक्वेस्ट भी की है और सीएम को भी मैंने रिक्वेस्ट की है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये हैंडीकैप ये नवरात्रि का उत्सव आनंद से ले सके, उसका आयोजन हो सके, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट और आयोजकों के लिए। गुजरात में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के कच्छ में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम विरोध सामने आया है। कच्छ के कई इलाकों में समस्याओं की अनदेखी करने वाले भाजपा के विधायक और प्रतिनिधि तो लोगों के आक्रोश का शिकार बनते ही है। कच्छ के मांडवी के लायाजा गांव में भाजपा की नमो पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका भी किसानों द्वारा विरोध किया गया। गांधीनगर में बैठे जनप्रतिनिधि किसानों की समस्या नहीं सुनते हैं और इसी बीच नमो किसान पंचायत जैसे आयोजन किए जाते हैं, जिससे आक्रोशित किसानों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। મિત્રોને વિનંતી કે આપણે કોઈ ગામના ચોરે કે गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी में पानी रिसाव की समस्या दूर करने के बाद गड्ढे को सही रूप से नहीं भरे जाने से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विकास कार्यों के नाम पर लोगों को सुविधा की बजाय परेशानियों का तोहफा ही दिया जाता है। वडोदरा के अलकापुरी में 10 दिन पहले पानी लीकेज की समस्या सामने आई थी। यहां लीकेज बंद करने के लिए गड्ढा खोदकर मरम्मत की गई, लेकिन गड्ढे को सही रूप से नहीं भरे जाने से अब समस्या गहरा गई है, जिसके चलते वहां बैरिकेड लगा दिए गए हैं। बैरिकेड की वजह से वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं ला पा रही है। रिपेरिंग કરીને ગયા છે, પાણી આવતો હતો નીચેથી, રિપેરિંગ કરીને ગયા, પાછો ખાડો પડી ગયો છે, 10 દિવસથી આમ જ પડ્યું છે। હા, સાંજે અહીંયા ટ્રાફિક જામ થઈ જાય, હા, એક્સિડન્ટ થવાની સંભાવના છે અહીંયા। આ લોકો કેટલા બધા અહીંયા આવે છે, જાય છે, કોર્પોરેશનવાળા બધા જાય છે, આવે છે, પણ કોઈને ખબર પડતી નહીં, જોઈને બધા નીકળી જાય છે। આમાં એક્સિડન્ટ થઈ જશે તો કોને જિમ્મેદાર થશે? કેટલા દિવસથી તમે આ ખાડો જોઈ રહ્યા છો? હા, તો 10 દિવસથી ખાડું ખોડીને ગયા છે, 10 દિવસથી આમાં છે। આ વાકરો અમે લોકો ત્યાં મૂક્યો છે, પાછો ખાડો પડી ગયો। गुजरात के अहमदाबाद में नशे के रूप में इस्तेमाल होते कफ सिरप का बड़ा जत्था पकड़ने में क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। अहमदाबाद पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर नरोड़ा निकट से लाखों रुपए की कोडिन फॉस्फेट कफ सिरप की बोतलें बरामद की है। 1255 कफ सिरप की बोतलों के साथ एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। गौरतलब है कि इन बोतलों का इस्तेमाल नशा करने के रूप में किया जाता है। गई काले हमारी एसओजी टीम ने जो बातमी मळेली एना अनुसंधाने मयूरसिंह अशोकसिंह क्षत्रिय करीने जे एक युवक हतो एनी बातमी जे मळेली अनुसंधाने ठक्करबापा नगर में एक दुकान में एने जे जथ्थो राखेल हतो एनी उपर रेड करी अने अमे एने 1255 बोटल साथे पकड़ी पाडेल छे। आ जे ईसम छे एंजीनियरिंग नो स्टुडंट छे अने छेल्ला 3 महीनाथी धंधो करे छे।
અને આ અગાઉ એના ભાઈ અને એના ફાધરના નામનું લાયસન્સ હતું, પરંતુ એ લાયસન્સ એને રિન્યૂ કરાવેલ નથી અને 9 મહિના પહેલાં જ લાયસન્સ એનું એક્સપાયર થઈ ગયેલું છે અને એનું જે લાયસન્સનું જે જથ્થો રાખવાનો જે એડ્રેસ છે એ પણ અલગ હતું. એટલે અહીંયા તો એ ગેરકાયદેસર જથ્થો રાખી અને છેલ્લા 3 મહિનાથી રખિયાલ, બાપુનગર અને ઠક્કરબાપાનગર એરિયામાં છૂટક વેચાણ કરી અને જે કપ સિરપ છે એ પ્રકારે પોતે ધંધો કરી રહ્યો હતો. છે એ કડીની કોઈ એન્જિનિયરિંગ कॉलेज में स्टूडेंट है, फाइनल ईयर में। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद रावण ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोल किया। मंदसौर के किसान आंदोलन, शराब कांड और दलितों के साथ हुई दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर ने एक रोड शो का भी आयोजन किया। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। जिले में जितना अन्याय कमजोर वर्ग के लोगों पे हो रहा है, उस अन्याय से परेशान होकर वो लोग न्याय के लिए जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस जो है उल्टा उन्हीं पे मुकदमे दर्ज करने का काम करती है। जबरन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जो घटनाएं यहाँ होती है, सरकार और पुलिस और प्रशासन सत्ता के दबाव में आरोपियों के पक्ष में खड़े होने का काम करता है। इससे यहाँ की जनता में बहुत बेचैनी है। यहाँ के कमज़ोर वर्ग के लोग इस अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे एक अपील की थी कि आप आइए, आपके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को उठाएंगे। यहाँ के कमज़ोर वर्ग के लोग सत्ता और विपक्ष पे भरोसा नहीं करते हैं, वो अब आज़ाद समाज पार्टी को विकल्प के रूप में देखते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ सभी जनपदों में जा जाके बड़ी बड़ी सभाएँ करके कमज़ोर वर्ग के लोगों की जो के साथ जो अन्याय हो रहा है उस आवाज़ को उठाने का काम करें। अरे 2023 और 24 का मिशन क्या है? 2023 में मध्य प्रदेश से जो है डबल इंजन की जो सरकार है उनकी यहाँ से विदाई तय करनी है और 2024 में देश को बेचने वाली केंद्र सरकार जो चीते तो लाती है लेकिन काला धन नहीं लाती, जो बेरोजगारी पे नहीं बोलती, जो महंगाई पे नहीं बोलती, जो निजीकरण पे नहीं बोलती, जो अर्थव्यवस्था पे नहीं बोलती, जो भ्रष्टाचार पे नहीं बोलती, जो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराने का काम करती है, उस सरकार की विदाई तय करने का काम कमज़ोर वर्ग के लोग पूरे देश में करने जा रहे हैं। यही 2024 का मिशन है कि भारतीय संविधान की रक्षा जो है वो कमज़ोर वर्ग के लिए प्रायोरिटी है। उस संविधान की रक्षा के लिए वो लोग अपनी वोट का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए करेंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर की लखतर ग्राम पंचायत में आम आदमी पार्टी द्वारा स्टॉल बनाकर केजरीवाल द्वारा दी गई गारंटी कार्ड का वितरण शुरू किया गया है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से प्रचार में जुटी हुई है। सुरेंद्रनगर के लखतर में आम आदमी पार्टी द्वारा 3 गारंटी कार्ड का वितरण किया जा रहा है, जिसमें महिला सहाय गारंटी, रोजगार गारंटी और निःशुल्क बिजली गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं। लखतर ग्राम पंचायत भवन 4 रास्ता निकट आम आदमी पार्टी द्वारा स्टॉल लगाकर मोबाइल पर मिस कॉल कराकर रजिस्ट्रेशन कराकर नागरिकों को गारंटी कार्ड बांटे जा रहे हैं। तालुका आम आदमी पार्टी टीम द्वारा आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहेब ने 3 गेरंटी आपेली है, वीजળી गेरंटी, स्वरोजगार गेरंटी और महिला सम्मान राशि गेरंटी, जेनु गेरंटी कार्ड नु वितरण आज लखतर ग्राम पंचायत वणा रोड ચોકડીએ કરવામાં આવે છે, જેમાં લોકોનો ખૂબ જ પ્રતિસાદ મળી રહેલો છે અને આગામી વિધાનસભામાં આમ આદમી પાર્ટીની જંગી બહુમતીથી વિજય થશે। गुजरात के वडोदरा की सेंट्रल जेल में बंद कुछ कैदियों ने किन्हीं वजह से जहरीली दवाई पी ली है, जिन्हें इलाज के लिए एसएसजी में भर्ती कराया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर के सेंट्रल जेल में बंद कच्चे कैदियों में से कुछ कैदियों ने जहरीली वस्तु पीकर खुदकुशी की कोशिश की। उन सभी को आनन फानन में एसएसजी अस्पताल इलाज हेतु ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस दौरान कैदियों द्वारा जेल में पैसे मांगे जाते होने के सनसनीखेज आरोप लगाए गए। एसपी वाघेला साहब हमारे को खोटी रीत से बंद कर देते हैं और पैसे की मांगनी करते हैं।
बस वो बोलते कि तुम्हारे को नहीं खोलेंगे, पैसे दो। 3 महीने मेरे को सेपरेट रखा, ऐसे फरियाद करा देते, बोले जेल बदली कर देंगे, धमकाते। कल वीडियो में देख लो, कैमरे में सब हमारे प्राइवेट कपड़े ले जाते, सब हैरान करते हमारे को। खाली खाली हैरान करे, 24 કલાક બંધ રાખે જેલમાં, પૈસા માંગે છે। વાઘેલા સાહેબને બધા હેરાન કરી, પૈસા હાઈ સિક્યોરિટી સેપરેટ કરી દે, એકલાને રાખે, 24 કલાક બંધ રાખે, માનસિક ત્રાસ આપે છે। કઈથી લાવવાના પૈસા? કઈ જગ્યા રાખે છે તમને? અંદર સેપરેટ કરી દે છે ખોલીમાં, 24 કલાક બંધ રાખે, કોઈ કારણ વગર, બસ પૈસા માંગવા। कैदियों पे तराश कर रहा है, बरोबर है, ये तराश कराओ तो वही कैदी पीवे, बरोबर है। ये पैसे मांगते, ये सब क्या है, क्या ही है? फिनाइल ने एसिड कहाँ से आए जेल के अंदर? एसिड पी गए ये छोकरे। एक छूटा तो हमको व्यक्ति के गया होगा, तराश करता है सुप्रिंटेंडेंट ने सब। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और ये थी दिन भर की अभी तक की खबरें। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और रॉक टीवी, साथ ही जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम की खबरें। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।